नमस्कार। आज की क्लास में हम विकास प्रशासन के उपागमों पर परिचर्चा करेंगे। विकास प्रशासन के उपागमों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम प्रारंभिक उपागम और द्वितीय समकालीन कंटेम्प्रेरी उपागम। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक उपागम में क्या देखने को आता है। प्रारंभिक उपागम 1950 और 60 के दशकों में जब विकास प्रशासन का उद्भव हुआ, जब तीसरी दुनिया के नवोदित देश स्वतंत्र हुए, उस टाइम से चला आ रहा है। इसके दौरान जो थिंकर थे, उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों में विकास की व्याख्या पश्चिमी मॉडल की शब्दावली में की और वे मानते थे कि तीसरी दुनिया के देशों को पश्चिमी तरीकों से ही विकास करना होगा, तभी वो समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और उन्होंने विकास कार्यों में एक राष्ट्र की प्रगति के माप पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी जीएनपी पर मुख्य बल दिया था। ये उपागम कुलीनवादी अर्थात एलिट क्लास और जातीयता केंद्रित था और इसके कई रूप थे, जिसमें हम मुख्य रूप से 4 रूपों का अध्ययन करेंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि ये उपागम पश्चिमी ढर्रे पर ही नवोदित एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का प्रशासन का विकास करना चाहता था और उसी शब्दावली के अंतर्गत इनका विकास होना चाहिए। ये ऐसा मानते थे कि अगर ये अपने प्रगति के पथ पर या समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें 4 मुख्य उपागम थे। पहला है आर्थिक उपागम। आर्थिक उपागम का मुख्य बल इस बात पर है कि जो तीसरी दुनिया के नवोदित देश हैं, उनको बचत को प्रोत्साहित करके और उसे बचत को पूंजी के रूप में पुनर्निवेश करना चाहिए। बचत को निवेश करना चाहिए जिस पर रिटर्न मिलेगा और उससे उद्योगों का विस्तार होगा। और इनको आर्थिक वृद्धि औद्योगिकीकरण द्वारा करनी चाहिए। औद्योगिकीकरण अर्थात नए नए उद्योग धंधे स्थापित करके। इस रणनीति के मुख्य समर्थकों में एडम स्मिथ, जो कि इंग्लैंड का अर्थशास्त्री था, जिसे फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जे.एस. मिल, जिसे आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था इसने, कार्ल मार्क्स और केन्स मुख्य थे, जे.एम. केन्स। तो ये उपगम कहता था कि पूंजी उद्योगों का विस्तार करना चाहिए और उससे बचत जो होती है उसको उद्योगों के विस्तार पर निवेश करना चाहिए। इसी से आर्थिक प्रगति हो सकती है। दूसरा जो उपागम है वो है विसरण उपागम। इसके मुख्य समर्थकों में एवर्ट रोजर्स और आर.एस. एडारी थे। तो इन्होंने विकास की व्याख्या एक विसरण के रूप में की। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये मान कर चलते हैं कि अगर तीसरी दुनिया के देशों को अपना विकास करना है तो उनको पूंजी, तकनीक पश्चिमी औद्योगिकृत देशों से उधार लेनी पड़ेगी। उसी टेक्निक, उसी पूंजी से वो अपना विकास कर सकते हैं। विसरणात्मक उपागम ये कहता है कि विसरण अर्थात एक जगह से दूसरी जगह फैलना, पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों से तीसरी दुनिया के नवोदित देशों में तकनीक पूंजी का प्रसार। तीसरा जो उपागम है वो है मनोवैज्ञानिक उपागम।
इसके प्रमुख समर्थकों में डेविड मैक्लेलैंड, हेवरेट हेजन, कुंकेल और स्मिथ थे। और उन्होंने बोला कि तीसरी दुनिया के देशों को विकास करना है तो इसमें कुछ व्यक्तिगत गुणों की मौजूदगी होनी ज़रूरी है, जैसे कि लक्ष्य होना चाहिए, उससे प्रेरणा, अगर आपके सामने लक्ष्य है तो वो प्रेरणा के द्वारा हासिल किया जा सकता है। परिवर्तन निर्देशित होना चाहिए कि परंपरागत घिसे पीटे लाइन पर नहीं चल के परिवर्तनों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। और कम औपचारिक या कम आधिकारिक होना चाहिए कि औपचारिकताओं पर कम ध्यान देना चाहिए। चौथा जो इसका प्रारंभिक उपागम का सिद्धांत है वो है निर्भरता। इसका प्रमुख भाष्यकार था आंद्रे गुंडर फ्रैंक। उसने बोला था कि डिपेंडेंसी थ्योरी बोलते हैं इसे, कि तीसरी दुनिया के जो देशों में गरीबी है वो एक ऐसी संरचना बना दी है कि उन पर जो पश्चिमी देशों का उपनिवेशवाद था तीसरी दुनिया के देशों पर, और जो नव उपनिवेशवाद है जो निवेश के रूप में या उन देशों में उद्योग में उनकी पूंजी लगी हुई उसके रूप में सामने आता है। और इस कारण इन देशों की इन पश्चिमी देशों पर एक निर्भरता बन गई है, और इस निर्भरता के कारण वो अपनी गरीबी के जंजाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अगर उनको अपना विकास करना है तो इस निर्भरता के जाल को उनको तोड़ना होगा और अपना विकास अपने स्वयं के प्रयासों से करना होगा। तो ये मुख्य मुख्य प्रारंभिक उपागम के 4 सिद्धांत थे। नेक्स्ट जो है वो समकालीन उपागम है विकास प्रशासन का, जो 1970 और 80 के दशक में पॉपुलर हुआ था। और ये एक विकास उस टाइम के विकास प्रशासन में परिप्रेक्ष्य आधारित कि एक परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ना कि सार्वभौमिक। परिप्रेक्ष्य अर्थात जिस टाइप की आपकी परिस्थितियाँ मिलती है उसके आधार पर आपको विकास करना चाहिए, ना कि एक पूरे विश्व के लिए सार्वभौमिक विकास हो सकता है। तो उस टाइम ये परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने बोला कि विकास की कोई एक संपूर्ण विचारधारा नहीं होती है, एक विकास की एक कोई ऐसी मानी गई कोई परिभाषा या विचारधारा नहीं जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व अपना विकास कर सके। इसके अरविंद सिंगल के अनुसार इसने बोला कि विकास को लेकर समकालीन सैद्धांतिक उपागम की मुख्य 2 बातें हैं कि एक बहुलवादी उपागम है। बहुलवादी अर्थात विकास का कोई एक एकलवादी रास्ता नहीं है, पर विकास के कई रास्ते होते हैं। एक कोई पश्चिमी रास्ता ही नहीं जिसके द्वारा दुनिया के देश विकास कर सकते हैं। सोवियत मॉडल भी है, समाजवादी मॉडल भी है, बहुत से उपागम है जिसके आधार पर देश अपना विकास कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर अपना विकास कर सकता है। अपनी सांस्कृतिक अभिधारणाओं में ये कम पश्चिमी अर्थात कम कुलीनवादी और कम जातीयता केंद्रित और अधिक स्वदेशी उपागम था। और उन्होंने उस टाइम समकालीन उपागम की मुख्य तत्वों के रूप में 5 चीज़ों को बताया था। वो ये है कि पहली बात यह है कि विकास के लाभ जो फायदे होते उसके वितरण में पहले से ज़्यादा समानता होगी अगर वो वेस्टर्नाइजेशन का रास्ता छोड़कर अपनी बहुलवादी विचारधारा के आधार पर अपना विकास करेंगे, अपने स्वदेशी परिस्थितियों के आधार पर अपना विकास करेंगे। दूसरा है कि व्यक्तियों, समूहों, समुदायों द्वारा आत्म विकास के कार्यों में सहायता देने के लिए जन सहभागिता और सशक्तिकरण होना जरूरी है। तीसरी बात है कि जो लोकल रिसोर्सेस है उसकी जो संभावना है उन पर ज़्यादा बल देना चाहिए, बाहर से अपने को कम आयात करना चाहिए। लोकल संसाधनों की संभावना पर ज़्यादा जोर देते हुए आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए, तभी आप डिपेंडेंसी को खत्म कर सकते हो पश्चिमी औद्योगिक देशों पर। चौथा ये कहते हैं कि अगर इन देशों को विकास करना है तो इनको अपनी जनसंख्या को सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या का पॉपुलेशन बॉम्ब अगर फूटेगा तो उनको सब लोगों को आप गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो जनसंख्या सीमित करोगे तभी आपका राष्ट्र का विकास हो सकता है। 5वीं जो बात ये कहते हैं कि विकास की सहायता पहुंचाने के लिए एक उचित तकनीक को बड़ी आधुनिक तकनीकों के साथ एक रूप करना होगा।
ऐसा नहीं है कि किसी एक उचित तकनीक जो आपकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चलती हो, उसको बड़ी आधुनिक तकनीक जो वेस्टर्न देशों से आप लेते हो उनके साथ समन्वय लेकर काम करना चाहिए। तो समकालीन उपागम में विकास प्रशासन में प्रशासन के सिद्धांत में दो चीज़ों पर मुख्य रुझान है। वो ये है कि पहला ये है कि ब्लूप्रिंट से सीखने की प्रक्रिया, ब्लूप्रिंट से सीखने की प्रक्रिया की ओर। पहले क्या होता था कि ब्लूप्रिंट उपागम था वो एक सख्त और क्लोज्ड एंडेड वाला था, बंद छोर वाला था, जबकि सीखने का उपागम लचीला और खुले छोर वाला होता है। ब्लूप्रिंट की वेस्ट जैसा आपने पश्चिम से ग्रहण किया उसी को फॉलो करना चाहिए, नहीं। इसमें ये नहीं कि आप नहीं, ये कहता है कि आप अगर विकास की योजनाओं को अपने देश में लागू कर रहे हो तृतीय विश्व में, तो उसमें आप जो सीख रहे हो उसके परिस्थितियों के हिसाब से आपको पता लगा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, पश्चिमी चीज़ हमें लागू नहीं करनी चाहिए। हम सीखने की प्रक्रिया की ओर उपागम होना चाहिए जो कि एक लचीला उपागम है और खुले छोर वाला है कि आप इसमें किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो। तो ब्लूप्रिंट उपागम जनता के लिए योजना निर्माण पर बल देता था, जबकि सीखने की प्रक्रिया वाला उपागम जनता के साथ योजना निर्माण और विकास कार्यक्रमों को प्रशासित करने की प्रक्रिया पर बल देता है। जनता के लिए नहीं, जनता के साथ मिलकर आप विकास प्रक्रियाओं को लागू कीजिए। दूसरा जो इसका मुख्य विशेषता वो है कि ये उत्पादन केंद्रित से जनता केंद्रित की ओर जुड़ा हुआ है। समकालीन उपागम, उत्पादन केंद्रित उपागम क्या करता है कि निवेश पर लाभ को अधिकतम बनाने के लिए वस्तु और सेवाओं के अधिक उत्पादन पर जोर देता है, और ये औद्योगिक विकास और शहरी विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि उद्योगों का विकास और शहरी विकास के द्वारा ही किसी राष्ट्र का विकास हो सकता है। जबकि इसके विपरीत जो जनता केंद्रित उपागम है, जिसे हम सहभागिता उपागम भी कह सकते हैं, पार्टिसिपेटरी उपागम कह सकते हैं, ये जनता की ज़रूरतों को, स्थानीय ज़रूरत और जनता को सशक्त करने के लिए और प्रशासन को जिम्मेदार बनाने के लिए और अधिक सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और जनता की सहभागिता को बढ़ाने और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट और उनकी सुस्वास्थ्य और उनकी पोषणता पर ज़्यादा बल देता है, जिससे ही विकास, आप पश्चिमी मॉडल को अनफॉलो करके अपना विकास कर सकते हो। राष्ट्र का स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर, स्वदेशी चीज़ों के आधार पर आप अपना विकास कर सकते हो। तो ये विकास प्रशासन का टॉपिक हमने 3 अध्ययनों क्लासों में किया और आज ये समाप्त होता है आपका टॉपिक यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में हम अगली इकाई द्वितीय से अपना अध्ययन शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में यही, धन्यवाद, थैंक यू।